चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 16 में हमने लास्ट जो एंड वाले टॉपिक्स किए, सबसे पहले हमने किया था एक एसी थ्रू रजिस्टर, फिर हमने किया एसी थ्रू इंडक्टर, फिर हमने एसी थ्रू कैपेसिटर, फिर हमने कॉम्बिनेशंस लिए एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट रजिस्टर एंड कैपेसिटर, एसी थ्रू आरएल सीरीज सर्किट रजिस्टर एंड इंडक्टर। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, तीनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो नाम है आरएलसी सीरीज सर्किट, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तीनों को हम आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ना एक सिंपल डायग्राम, इनको कनेक्ट कैसे करेंगे, फिर अगली चीज़ देखते हैं कि वर्किंग में क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे जी एसी सोर्स। इस एसी सोर्स के अगेंस्ट हम पैरेलल सीरीज सर्किट के अंदर सबसे पहले लगा देते हैं एक कैपेसिटर। कैपेसिटर के बाद हम एक अटैच कर देते हैं इंडक्टर। और लास्ट पे हम आखिरी जो कंपोनेंट अटैच करते हैं थर्ड साइड पर, वो हम अटैच कर देते हैं यहाँ पर रजिस्टर। सपोज यहाँ पर ये अटैच हो गया रजिस्टर। तो ये एक सीरीज सर्किट है जिसके अंदर एट अ टाइम एक कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर को लगाया गया। ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है और ये रजिस्टर। इससे पहले कि हम इस सर्किट के बारे में पढ़ें, हम थोड़ा सा फेज़ डायग्राम देख लेते हैं इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस की फेज़ डायग्राम इन आरसी सर्किट एंड आरएल सर्किट, ताकि हम इस सर्किट के लिए इम्पीडेंस का ग्राफ ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, हम आरसी सीरीज सर्किट के अंदर इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम आरसी सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करें तो कैपेसिटर के केस में हमने देखा था ये इम्पीडेंस डायग्राम कुछ यूँ थी, एक वेक्टर डाउनवर्ड और यहाँ पर रजिस्टर कुछ यूँ था। हमने ये डायग्राम यूँ पढ़ी थी कि यहाँ पर आर रजिस्टर कंपोनेंट था और यहाँ पर एक्सी कंपोनेंट था, आरसी सीरीज सर्किट। जबकि आरएल सीरीज सर्किट के अंदर हमने इसी डायग्राम को कुछ यूँ पढ़ा था कि एक्सएल का फैक्टर और यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर रजिस्टर का फैक्टर है। अब इस डायग्राम के अंदर क्या है, रजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है। मतलब आर एल आर सी कॉम्बिनेशन को हमने आपस में क्या कर रखा है, मर्ज। अब अगर हम इन दोनों ग्राफ्स को मर्ज करें तो देखें तो ये लाइन दोनों में कॉमन है, दोनों आर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ग्राफ की लाइन हमारे पास कुछ यूँ बनेगी कि ये हमारे पास होगा रजिस्टर कंपोनेंट, अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास होगा एक्सएल और डाउनवर्ड हमारे पास डायरेक्शन में होगा एक्ससी और एक्ससी होगा इस डायरेक्शन। अब इस सर्किट की टोटल इम्पीडेंस किसकी इक्वल होगी? अगर हम इस सर्किट की टोटल इम्पीडेंस देखें तो ये एक सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट के अंदर तमाम तर रेजिस्टेंसेस आपस में ऐड होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर आर कह दूँ, इस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस कह दूँ मैं एक्सएल, इस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस है जी एक्ससी, तो इस पूरे सर्किट के अंदर फॉर्मूला क्या होना चाहिए रेजिस्टेंस का? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला या इम्पीडेंस का फॉर्मूला यूँ होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम पढ़ते हैं इक्वलेंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर यूज़ करें तो हम यूँ लिख सकते हैं RE इक्वलेंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टर की रेजिस्टेंस R XL माइनस XC। हाँ प्लस था, मैंने माइनस क्यों लगाया? मैंने माइनस इसलिए यूज़ किया कि अगर हम फेजर डायग्राम इनकी देखें तो XL और XC एक दूसरे के ओपोजिट बिहेव करते हैं।
किस तरह से ऑपोजिट बिहेव करते हैं वो हमने पिछले टॉपिक में सीखा था कि दोनों के अंदर वो फेज़ डिफरेंस की वजह से आरसी सीरीज सर्किट में यूँ होता है कि यहाँ पर लीड करता है करंट, लैग करता है वोल्टेज। यहाँ पे करंट लीड करता है जबकि वोल्टेज यहाँ पर लैग करता है, जबकि आरएल सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज लीड करता है जबकि करंट लैग करता है। तो जब हम उनकी फेजर डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है तो कि दोनों का बिहेवियर ऑपोजिट है। इन दोनों ग्राफ्स को मर्ज करने पे पता चल रहा है कि एक अपवर्ड जबकि दूसरा डाउनवर्ड। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करने इन बैठेंगे तो सॉल्व करते वक्त आपको पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। मतलब इस बात का ये है कि अगर मैं दोनों के फॉर्मूले देखूँ ना तो एक्स सी के लिए फॉर्मूला बनता है 1/ωc, और यहाँ से हम एक्स सी को कह सकते हैं एक्स सी इज इक्वल टू 1/2πfc। एक्स सी का रिलेशन क्या है कैपेसिटेंस के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। एक्स सी का रिलेशन है इनवर्स, एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। दूसरी तरफ जब हम एक्स एल को देखते हैं तो एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, एक्स एल इज इक्वल टू 2πfl। और यहाँ से अंडरस्टूड है जब फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाएंगे एक्स एल बढ़ेगा, एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आप सर्किट के अंदर अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, एसी सोर्स की अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एक्स सी कम हो जाएगा, जबकि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एक्स एल ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कर रखा है और एक्स सी उस वक़्त क्या है कम। तब ये डायग्राम किस तरह बनेगी, जब फ्रीक्वेंसी को आप ज़्यादा रखेंगे, जब हम फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा रखेंगे तो होगा क्या, एक्स सी वाला फैक्टर कम हो जाएगा, एक्स सी बहुत थोड़ा रह जाएगा, जबकि एक्स एल इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, जब हम फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा रखेंगे तो एक्स एल का आंसर तो ज़्यादा होगा, लेकिन एक्स सी का आंसर उस वक़्त क्या होगा, कम। और ये रजिस्टर, अब इन दोनों की डायरेक्शन ओपोजिट, दोनों की जब डायरेक्शन ओपोजिट होगी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर। और जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो ये फैक्टर इतना उसमें से कम कर दें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बचेगा इस डायग्राम का, वो रिजल्टेंट ये होगा एक्स एल और यहाँ पर आर वेक्टर अभी भी उतना ही, एक्स एल कम हो गया, क्यों, हमने एक्स सी के इस पोर्शन को बीच में से माइनस किया। तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस अब हम किस तरह निकालेंगे, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर इक्वल होगी, आप इम्पीडेंस कह लें तो यहाँ पर इम्पीडेंस हम यूँ फाइंड करेंगे कि इस वेक्टर को इधर मूव करवा दें, हेड टू टेल रूल लगा लें, और हेड टू टेल रूल लगाने के बाद यहाँ से इम्पीडेंस फाइंड कर लें, और वो इम्पीडेंस हमारे पास इक्वल होगी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर रूट जी। मतलब जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो सर्किट एज एन आर एल सीरीज सर्किट बिहेव करता है। ठीक है, कि कैपेसिटेंस वाला पोर्शन माइनस हो जाता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो सर्किट किस तरह बिहेव करेगा, सर्किट एज एन इंडक्टिव आर एल सीरीज सर्किट के तौर पर बिहेव करता है। अब इसका इन्वर्स देखते हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम करें फिर क्या इफेक्ट होगा। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम करें तो होगा यूँ कि फ्रीक्वेंसी के कम होने से एक्स सी बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो
अब फ्रीक्वेंसी को हम कम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को जब हम कम करेंगे XC बढ़ जाएगा, और यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो XL भी कम हो जाएगा। अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें लोअर फ्रीक्वेंसी पे तो कुछ यूँ बनेगा, लोअर फ्रीक्वेंसी पे XC की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, जबकि XL की वैल्यू बहुत कम, ये XC, और यहाँ पर रजिस्टर उसी तरह R। हमारे पास कुछ यूँ डायग्राम आ रही होगी, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है, XL कम होगा, जो फ्रीक्वेंसी कम है XC की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये दोनों एक दूसरे को फिर माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट डायग्राम हमारे पास कुछ यूँ बनेगी। ये हमारे पास होगा XC और ये हमारे पास रजिस्टर R। अब ये सर्किट किस तरह बिहेव कर रहा है? दिस सर्किट विल बिहेव एज RC सर्किट। जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो RL सर्किट की तरह बिहेव करता है, जब फ्रीक्वेंसी कम हो तो इट विल बिहेव लाइक RC सर्किट। यहाँ से अगर आप इम्पिडेंस फाइंड करें तो यहाँ से इम्पिडेंस इक्वल होगी R प्लस ये वाला जो रिजल्टेंट फैक्टर है XC। तो अगर हम पूरे का पूरा, ऊपर स्केयर भी होगा, सॉरी यहाँ पे यूँ स्केयर, अगर हम पूरे का पूरा फॉर्मूला लिखें इस डायग्राम के लिए नहीं बल्कि इस डायग्राम के लिए, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? दिस फॉर्मूला विल बी लाइक Z इम्पिडेंस विल बी इक्वल टू R स्केयर प्लस XC माइनस XL स्क्वेयर। क्या पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर स्केयर करेंगे और फिर इसको आगे सॉल्व करना, ठीक है? तो ये फॉर्मूला इन जनरल सिर्फ समझाने के लिए था, असल इम्पिडेंस का फॉर्मूला इस सर्किट के लिए ये है, ठीक है? तो इस फॉर्मूले को सिर्फ आपने, चूँकि ये सीरीज सर्किट है तो इसलिए समझने के लिए ये लिखा था, वरना इनका ऐसा इस फॉर्मूले को हम यूज़ नहीं करते। तो हम इम्पिडेंस फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से कि हम जब सर्किट के अंदर, आप XL भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी XC लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी होती है पॉजिटिव आंसर, और वो आना ही आना है क्योंकि ऊपर स्केयर है, वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा, तो उस चीज़ से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जब कोशिश करें कि जब RC सर्किट की तरह बिहेव कर रहा हो तब आपने XC पहले लिख लेना है, और जब RL के तौर पर सर्किट बिहेव कर रहा हो, मतलब जब आप फ्रिक्वेंसी ज़्यादा की बात कर रहे हो, जो पहले मैंने केस सॉल्व किया था, तब आपने यहाँ पर XL लिख लेना। अब अगर हम इस सर्किट के अंदर फ्रीक्वेंसी को कुछ इस तरह से एडजस्ट करें कि बोथ XL एंड XC आर इक्वल, तब क्या होगा? अगर हम सर्किट के अंदर इस तरह से फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करें कि दोनों XC और XL बराबर हो जाए, जिस तरह की ये डायग्राम है, जितनी लेंथ XC की बनाई उतनी मैंने XL की बनाई, इसका मतलब XC और XL की वैल्यू इक्वल, तो ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट, तो सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? रेजिस्टिव फैक्टर रह जाएगा, मतलब कैपेसिटर का इफेक्ट और इंडक्टर का इफेक्ट चूँकि देखने में ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और सर्किट सिर्फ और सिर्फ किस तरह बिहेव करेगा? रेजिस्टिव के तौर पर बिहेव करेगा। आगे चल के जब हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे। सो तब यहाँ पर एक छोटा सा प्रूफ है कि वो फ्रीक्वेंसी होगी कितनी और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो हम ये कह रहे हैं एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है? जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर दोनों XC एंड XL आर इक्वल, XL इज इक्वल टू XC, मतलब हमने सर्किट के अंदर फ्रीक्वेंसी को इस तरह से एडजस्ट किया कि दोनों इक्वल हो गए। क्योंकि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो XL बढ़ जाता है, XC कम रह जाता है। फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना शुरू करें, एक वक्त आएगा दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है? तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम क्या दे रहे हैं? दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और वर्ड रेजोनेंस का मतलब ही यही होता है, दो फ्रीक्वेंसीज का आपस में मैच हो जाना। तो XL और XC उस फ्रीक्वेंसी पर आपस में इक्वल है, तो वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? लेट्स फाइंड। XL के लिए जो वैल्यू पुट करें तो वो वैल्यू है ओमेगा L। XC के लिए वैल्यू पुट करें तो इट इज़ 1/ओमेगा C।
दोनों में वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें तो यहाँ पर हम अगर उससे पहले कि वैल्यू रिप्लेस करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC कि हमने ओमेगा एक तरफ इकट्ठा कर दिया और बाकी फैक्टर्स दूसरी तरफ। यहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर ख़त्म करें, ख़त्म करने के लिए बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, और अगर यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास ये फॉर्मूला कुछ यूँ हो जाता है ओमेगा इज़ इक्वल टू 1/LC। नेक्स्ट यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इज़ इक्वल टू 2πf, ओमेगा इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हम उसकी जगह लीनियर में उसको कन्वर्ट करें तो इट विल बी इक्वल टू 2πf इज़ इक्वल्स टू 1/LC। 2π को उधर डिवाइड कर दें तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√LC। मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करती है, इंडक्टेंस पे भी और कैपेसिटेंस पे भी, दोनों के साथ इनवर्स रिलेशन विद स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक छोटा सा प्रूफ है कि आप सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर और इंडक्टर यूज़ करेंगे उन दोनों की कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी कि सर्किट के अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब हमने पिछले हिस्से में जो देखा वो ये था कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से इम्पीडेंस की वैल्यू चेंज होती है। जब इम्पीडेंस चेंज होगी तो सर्किट के अंदर करंट भी चेंज होगा। हमें पता है इस रेजिस्टेंस का और करंट का इन्वर्स रिलेशन है। रेजिस्टेंस बढ़ती है, करंट कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम होती है, करंट ज़्यादा हो जाता है। तो अब सर्किट को हम इस तरह से ऑपरेट करवा रहे हैं कि कभी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, मतलब ओवरऑल जो इम्पीडेंस है ना वो रेजिस्टेंस ही है, तो कभी वो ज़्यादा हो रही है, कभी उसकी वैल्यू कम हो रही है। डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है? डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो हम ये फाइंड करने की अब कोशिश करेंगे कि इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, करंट की वैल्यूज़ पर चेंज किस तरह आते हैं, सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो। तो होगा यूँ कि जब लो फ्रीक्वेंसी होगी, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैंने अभी बताया सर्किट लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैपेसिटिव के तौर पर बिहेव करता है, हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्किट इंडक्टिव के तौर पर बिहेव करता है। तो सर्किट के अंदर कितनी इम्पीडेंस होगी वो देखते हैं। सो यूँ होगा एट लो फ्रीक्वेंसी, मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ लो फ्रीक्वेंसी को, एट लो फ्रीक्वेंसी, और साथ ही साथ हमने ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ हमने किस चीज़ के दरमियान में प्लॉट करना है? वी आर गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड द फ्रीक्वेंसी। हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं जी करंट और फ्रीक्वेंसी के अंदर। एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है और वाई एक्सिस के ऊपर हमने करंट रखा है, और हम देखेंगे कि करंट की वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम आती है। सो होगा कुछ यूँ, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होगा? लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्किट कैपेसिटिव के तौर पर बिहेव करेगा। सर्किट के अंदर जो आपको टोटल रिज़ल्ट मिल रहा होगा, सर्किट के अंदर टोटल रिज़ल्ट यूँ मिल रहा होगा आर स्क्वायर प्लस इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको मिलेगा। अब जो फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है तब होगा क्या? एक्स सी वाला फैक्टर उतना ज़्यादा होता जाए। ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी एक्स एल उतना कम होता चला जाएगा, जबकि एक्स सी नीचे की तरफ उतना बढ़ता ही चला जाएगा। इसी तरह जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एक्स एल बढ़ता ही चला जाएगा, जबकि एक्स सी उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन इन्वर्स। ये बात गौर से समझने वाली है, थोड़ा जोर देंगे ब्रेन पे तभी आपको समझ आने वाली है, वरना इतनी आसान चीज़ नहीं है। फिर देख लें, जब आप फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कम करने से एक्स सी की वैल्यू बढ़ जाती है, जबकि जब फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाते हैं तो एक्स एल की वैल्यू बढ़ जाती है। तो एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, जबकि दूसरी चीज़ वहाँ पर उसी तरह कम होती जा रही है। तो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होगा? लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर
एक्स सी बहुत ज़्यादा होगा, जबकि एक्स एल बहुत ही कम होगा, वेरी वेरी स्मॉल। और सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस का फैक्टर होगा वो बहुत बड़ा आने वाला है। वो रेजिस्टेंस का फैक्टर क्यों बड़ा आने वाला है? आर तो अपनी जगह पर उसी तरह कायम है, रजिस्टर आर स्केयर के साथ ऊपर चले जी, स्केयर रूट है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। साथ एक्स एल एक छोटी सी वैल्यू है, ना होने के बराबर कह लें, तो एक्स सी एक बहुत बड़ा फैक्टर लेकर अपने साथ आ रहा होगा, एक्स सी स्क्वेयर। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास इम्पिडेंस का आंसर बहुत बड़ा आएगा। लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर इम्पिडेंस आपके पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इम्पिडेंस मैक्सिमम है, करंट किस तरह होगा, इम्पिडेंस मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली करंट तो कम होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा था VRMS ओवर Z इज इक्वल टू IRMS, कि जब ये असल में इम्पिडेंस का फॉर्मूला था, Z इज इक्वल टू V ओवर I, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा ओवर Z। तो अब जब आप Z को इंक्रीज़ करेंगे I ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जब इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा आएगी करंट की वैल्यू कम। अब होगा क्या, करंट यहाँ पर बहुत कम होगा। तो शुरू पर अगर आप ग्राफ को देखें तो यहाँ पर ग्राफ में करंट की वैल्यू बहुत कम, आहिस्ता आहिस्ता हमने इस वैल्यू को इंक्रीज़ करवा रहे हैं, अब फिर यहाँ से यूँ डिक्रीज़। अभी हम इस हिस्से को पढ़ रहे हैं, लो फ्रिक्वेंसी वाला, ये वाला पोर्शन। तो इस पोर्शन के अंदर ये पॉइंट हमने फाइंड कर लिया कि जब लो फ्रिक्वेंसी थी, बहुत कम फ्रिक्वेंसी थी, हमने सिर्फ फ्रिक्वेंसी इतनी सी रखी थी, तो लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर सर्किट ने आरसी सर्किट की तरह बिहेव किया। तो चूँकि एक्स सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, आर सी भी ज़्यादा, तो आपके पास इम्पिडेंस का आंसर ज़्यादा आता है। इम्पिडेंस ज़्यादा होगी तो करंट क्या होगा, कम। अब आप फ्रीक्वेंसी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, स्लोली ग्रेजुअली आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करें। तो क्या होगा, जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो पहले एक्स सी यहाँ ऊपर है, ये एक्स सी है ब्लू में, और एक्स एल बहुत कम है, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के करीब आने शुरू हो जाए। फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एक्स सी कम होता है, एक्स एल बढ़ता है। अब इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस कम हो रहा है। अभी इक्वल करने की मैं बात नहीं कर रहा, जब इनका डिफरेंस आपस में इक्वल होता जा रहा है, तो जब माइनस आप करते जाएंगे ना, तो ये वाला फैक्टर एक्स सी वाला ये कम श्रिंक होता चला जाएगा। कैसे, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आप फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ा दें, मतलब कहने का मतलब पहले बिल्कुल ही कम थी फ्रीक्वेंसी ना, अब थोड़ी सी इंक्रीज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ाने से क्या होगा, एक्स एल वाला पोर्शन बढ़ जाएगा, एक्स सी वाला पोर्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो एक्स सी आपके पास इतना सा रह जाएगा। अब एक्स सी इतना सा डिफरेंस लेकर आ रहा है, और इतने से डिफरेंस से क्या होगा, जी पहले से तो थोड़ा बहुत कम ही हो जाएगा, तो करंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उस वक्त बढ़ जाएगा। तो यही वजह है कि जब हम यहाँ से आगे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, करंट वैसे वैसे बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ तक करंट बढ़ता है। ठीक हो गया। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस पॉइंट को अगर हम डॉटेड नीचे ड्रॉ करें तो ये पॉइंट कौन सा है, दैट इज एफ आर, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। जब ये दोनों इक्वल होंगे, आप यहाँ पर दोनों की इक्वल वैल्यूज़ पुट करें, दोनों एक दूसरे को माइनस करेंगे, और जब ये दोनों एक दूसरे को माइनस करेंगे, दोनों कैंसिल आउट, सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगी, रेजिस्टेंस, और उसका भी स्केयर ऊपर अंडर रूट से कैंसिल। तो इस केस में आपके पास मिनिमम आंसर होगा रेजिस्टेंस का। तो सर्किट की रेजिस्टेंस मिनिमम कहाँ पर होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। कैसे मिनिमम होती है फिर देख लें। लो फ्रीक्वेंसी पर आपने देखा आर भी था, एक्स सी भी था, चाहे ये कम वैल्यू थी चाहे ज़्यादा थी तो सही, कुछ ना कुछ वैल्यू तो थी। ऐड करें, सब ऊपर से अंडर रूट लें, आंसर कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, जब आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के केस में एक्स सी और एक्स एल आपस में इक्वल होते हैं। जब एक्स सी और एक्स एल आपस में इक्वल होंगे तो दोनों एक दूसरे को करेंगे कैंसिल आउट। ये फैक्टर पूरा ही ख़त्म हो गया, सर्किट में सिर्फ क्या रह जाएगी, रेजिस्टेंस।
सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस, और Z किसके इक्वल होगा, सिर्फ R के इक्वल होगा, मतलब दिस सर्किट विल बिहेव लाइक रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे जब हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर रेजिस्टेंस मिनिमम होती है, रेजिस्टेंस से मुराद इम्पिडेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस पे यहाँ पे जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ इम्पिडेंस। सो नेक्स्ट, अब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की तरफ चलें। पहले XC ज़्यादा था, कम होता गया, XL बढ़ता गया। अब क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे XL बढ़ जाएगा, XC वैसे वैसे नीचे जाता जाएगा। तो शुरू पर उसी तरह जब XL बढ़ेगा थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा फैक्टर ऐड होगा, तब जब आप हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे, एट हायर फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ कहीं पर है, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर दूँ, एट हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होगा, XL की वैल्यू ज़्यादा होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XL। जब फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली XL की वैल्यू भी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से XC क्या होता जाएगा, कम। अब यही ग्राफ कुछ यूँ बनना शुरू हो जाएगा कि आप जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे तो XL बहुत बड़ी वैल्यू होगी, जबकि XC एक छोटी वैल्यू होगी। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर XL के केस में सिर्फ इतना रह जाएगा। तो होगा यूँ कि XL आपने बढ़ा दिया, तो होगा यूँ कि आपके पास जो इम्पिडेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यहाँ XL का मतलब ये जो रिजल्टेंट में XL, XC को माइनस करवाने के बाद वाला था वो लिखा। सो जब ये फैक्टर इंक्रीज, ऑब्वियसली इम्पिडेंस इंक्रीज, और करंट इस फेस में भी क्या होगा, कम। तो मैंने करंट यहाँ पर क्या बनाया, मिनिमम। उसी तरह यहाँ से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की तरफ आएँ, वैसे वैसे करंट की वैल्यू आपको ज़्यादा मिलती रहेगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कैपेसिटर में था। नेक्स्ट अगर हम चलें तो इसमें आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। सो जी पहला पॉइंट है जी, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द सर्किट बिहेव्स लाइक रेजिस्टिव। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर XC XL के इक्वल होता है। फॉर्मूला लिखते हैं शुरू पे, ये पहला पॉइंट है। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट इज़ टोटली रेजिस्टिव, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर और ऊपर इसके स्क्वायर रूट। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्किट टोटल रेजिस्टिव होता है, ये पहला पॉइंट है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे XC इज इक्वल टू XL होता है, ये कंडीशन लिखी है साथ। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों को यहाँ पर पुट करें तो Z का आंसर आपके लिए हो जाएगा Z इज इक्वल्स टू R स्क्वायर और विच इज़ इक्वल टू R। तो सर्किट में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर कौन सा रह जाएगा, रेजिस्टेंस का। जब सर्किट के अंदर टोटल फैक्टर रेजिस्टेंस का रह जाएगा तो सर्किट विल बिहेव लाइक रेजिस्टिव। दूसरा इसमें फैक्टर है जी, दूसरा पावर फैक्टर। ऑब्वियसली जब सर्किट रेजिस्टिव के तौर पर बिहेव करेगा, बोथ करंट एंड द वोल्टेज विल बी इन फेज। सर्किट रेजिस्टिव है और रेजिस्टिव के केस में हमने पढ़ा है कि करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, इन फेज। और जब ये दोनों इन फेज होंगे देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो पावर फैक्टर विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज कॉस ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ 0 इज 1। नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट है दैट इज इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, कि सर्किट की इम्पिडेंस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर मिनिमम होती है। ऑब्वियसली हमने देखा जब फ्रीक्वेंसी कम थी तो XC का फैक्टर आ जाता था, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो XL का फैक्टर आ जाता था। जब दोनों इक्वल थे तो सिर्फ कौन आता है, रेजिस्टेंस। तो हम ये कह सकते हैं इम्पिडेंस इज मिनिमम, इम्पिडेंस Z इज मिनिमम एट FR। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इम्पिडेंस की वैल्यू मिनिमम होती है। और
जहाँ पर इम्पीडेंस मिनिमम होगा वहाँ पर करंट क्या होगा, वहाँ पर करंट मैक्सिमम होगा। हमने यहाँ पर देखा इम्पीडेंस कम थी, करंट ज़्यादा था। इम्पीडेंस ज़्यादा होती है, करंट कम हो जाती है। और जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस मिनिमम होगी, करंट मैक्सिमम होगा। आई मैक्सिमम, आई नॉट इसको लिखा जाता है, आई मैक्सिमम को आपको पता है, आई नॉट एट एफ आर बिकॉज जी इज मिनिमम। बिकॉज पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर आगे लिख लीजिएगा, बिकॉज जी इज मिनिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, सर्किट के अंदर जब करंट पास करेगा तो कैपेसिटर पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, इंडक्टर पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो बुक पे ये लाइन लिखी है कि वोल्टेज का ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर कैन बी मच लार्जर देन VRMS। तो ये मुमकिन है, क्योंकि ये दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, तो ये मुमकिन है कि ये अपनी एनर्जी जो स्टोर की है साथ उसको भी लूज़ कर रहे हो। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चूँकि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, तो दोनों एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस होने की वजह से इनके अंदर जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो सोर्स के मुकाबले में ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर बात आप यूँ लिख सकते हैं, द VC, द वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर, द वोल्टेज ड्रॉप थ्रू इंडक्टर कैन बी लार्जर देन VRMS। सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा हो सकता है। लो जी बच्चों, यहाँ तक हो जाता है आपका टॉपिक ख़त्म। अब आ जाते हैं बोर्ड में अटैम्प्ट करना। बोर्ड में अटैम्प्ट करते वक्त ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस ग्राफ को समझाने के लिए, ठीक है। ग्राफ बना हुआ है, अगर ग्राफ ना होता तो मैं इन चीज़ों को यूज़ भी ना करता, लेकिन चूँकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन तो कर दी। अगर आपको इनमें मसला हो मुझे बताइएगा। टर्म से पहले अगर कोई लेक्चर फ्री हुआ मैं आपको ज़रूर ये वाला टॉपिक रिपीट करवा दूंगा, लेकिन फिर वही बात, कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पिछले सारे टॉपिक्स को आपस में मिला कर चलेंगे, फिर तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले टॉपिक से कॉन्सेप्ट नहीं रखते और डायरेक्ट इस पर आते हैं, फिर आपसे ये सॉल्व होने वाला नहीं है, फिर आपको ये ज़रूर तंग करेगा। तो कोशिश करें कॉन्सेप्ट से पढ़ें, और अगर कोई मसला हो मुझे ज़रूर बताइएगा। अटैम्प्ट आपने से पेपर में यूँ करना है कि सबसे पहले आपने एक्सप्लेन करना है व्हाट इज़ RLC सीरीज सर्किट, फिर आप उसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करें, फिर आप इस ग्राफ को ड्रॉ करें जो फेज़र डायग्राम है। इन ग्राफ्स को बनाने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, कर दें बहुत अच्छा है, इस ग्राफ को लाजमी एक्सप्लेन कर दें। फिर रिलेशन बता दें फ्रीक्वेंसी का इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ, ये दोनों रिएक्शन ये ज़रूर बताने हैं कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने या कम होने से क्या इफ़ेक्ट होगा। फिर उसके बाद आप ये प्रूफ करें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, और फिर इन पॉइंट्स को पांचों को बारी बारी आप एक्सप्लेन करें, और सारी की सारी चीज़ों को एंड पे कलेक्टिव ख़त्म करें। और ये ग्राफ बीच में आपने ज़रूर बनाना है, और ये ग्राफ आप कहाँ पर बनाएंगे, आप ग्राफ बनाएंगे ये पॉइंट नंबर 4 के साथ, जहाँ पर आप मैक्सिमम करंट की बात करेंगे, यहाँ पर आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। अल्लाह हाफ़िज़।